प्रोफेसर भारद्वाज राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं एवं समाज विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता यानी डीन भी रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़े हर्ष का विषय है कि आप जेएनयू के एल्यूमिनी भी हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान यानी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 1985 में एमफिल किया। तत्पश्चात आपने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपने दर्जनों किताबें लिखी हैं और लगभग 100 के आसपास आपने शोध पत्रों का भी पब्लिकेशन किया है। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और ये पूरे विश्वास के साथ भी कह सकता हूँ कि विश्वास की भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रमों की कड़ी को हम जारी रखेंगे। एक संयुक्त तत्वदान में आयोजित करने के लिए हमारी तरफ से विशेषकर क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की तरफ से हम कोशिश करेंगे जो भी आदिवासियों से जुड़े हुए मुद्दे और बाकी जो विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे हम समय समय पर चर्चा करें और इस प्रकार के वेबिनार को आयोजन करने में एक संयुक्त रूप में पूरा सहयोग हम हमारी तरफ से देने के लिए तैयार हैं। तो सर्वप्रथम मैं प्रोफेसर रामदेव जी भारद्वाज जी को आमंत्रित करता हूँ कि वेबिनार को। जी नमस्कार। I am going to speak you something on जनजाति ट्रेडिशन ऑफ जनजाति परंपराओं पर कुछ विचार मैं रखूँगा और मैं अपनी बात को अपनी मातृभाषा हिंदी में रखना चाहूँगा जो सभी को सामान्य रूप से ग्राह्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम लोग पिछले 1 माह से आपस में बैठ कर के चर्चा कर रहे हैं, विशेष तौर पर त्यागी जी और अन्य लोगों के साथ, कि भारत की जो मुख्य धारा है उसमें जनजातियों के प्रति जो एक दृष्टि है आम समाज की, वह वैसी नहीं है जो अन्य वर्गों और समुदायों के प्रति है। मुख्य धारा से अलग पृथक जनजाति को हम एक भिन्न दृष्टि से देखते हैं। मूलतः यदि देखा जाए तो हमारे जो रीति रिवाज, परंपराएं, त्यौहार, रहन सहन, बोलचाल, परस्पर आदान प्रदान के जो तौर तरीके हैं, जो भारतीय वांग्मय और भारतीय परंपरा से जुड़े हुए हैं, उसके सृजन में, उसके निर्माण में जो आदिवासी हैं, जनजाति बंधु हैं, उनकी ही बहुत बड़ी भूमिका है। उन्हीं को हमने परिमार्जित करते हुए एक आधुनिक भारत की परिकल्पना की है, उन्नत भारत की परिकल्पना की है। लेकिन हमने जनजाति और मूलवासी और आदिवासियों के द्वारा जो जीवन मूल्य स्थापित किए हैं, जो परंपराएं स्थापित किए हैं, उनसे हमने अपने आप को पृथक नहीं रखा है। चाहते हुए भी हम उनसे पृथक नहीं हो पाते हैं। आदिवासी शब्द का प्रयोग सामान्यतः इंडिजीनियस, देशज, मूल निवासी, जनजाति, वनवासी, गिरिजन आदि नामों से संबोधन उसको किया जाता है। और देखा जाए तो भारतवर्ष में 700 से अधिक आदिवासियों के, जनजातियों के समूह हैं जो इस बात को उल्लेखित करती हैं कि वे हमारी मुख्य धारा में नहीं आए। उन्होंने अपने तरीके से अपनी जीवन पद्धति को अंगीकार किया और आज भी वो उसी में रहने में मस्त हैं, स्वतंत्र हैं। बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात को रखने के पहले, जो मूल विषय है उस पर आने के पहले, एक बैकग्राउंड के रूप में, पृष्ठभूमि के तौर पर ये बता देना चाहूँगा कि जो आदिवासी है, यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे अभी घोषित किया है एक दिवस के रूप में मनाने के लिए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी यह तो मैं बाद में चर्चा में लाऊंगा बहुत संक्षेप में। लेकिन मुझे लगता है
कि आदिवासी बंधु जो वनवासी बंधु हैं वे प्रकृति प्रेमी हैं और मूलभूत रूप से पर्यावरण के संरक्षक हैं। आज जो गहरा संकट पूरी मानवता पर छाया हुआ है, प्रकृति से हम दूर चले जा रहे हैं, अपनी नई दुनिया बना रहे हैं और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति हमारा कोई सरोकार या दायित्व नहीं है। ऐसी स्थिति में आदिवासियों ने आज भी वो जिस परंपरा और जिस धारा में जीवित रहते हैं और हमें प्रेरित करते हैं, विशेष तौर पर देखा जाए तो उनकी प्रकृति, उनकी जो प्रवृत्ति है उसमें वो पेड़ पौधों को, नदी, पर्वत, नक्षत्र, अग्नि, वायु और प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों के साथ में उनका जीवंत तारतम्य है। यह सुन के हमको आश्चर्य लगता है कि वे पेड़ पौधों से बातें करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, पर्वत को देव स्वरूप मानते हैं, अग्नि जलाने के पहले स्मरण करते हैं, वायु को शुद्ध रखने के लिए कार्य करते हैं। पेड़ पौधों की तुलना वे अपने संतान से करते हैं। जितना मोह कोई पिता अपने पुत्र को करता है, उतना मोह वे पेड़ पौधों से करते हैं। नदी को वो माँ के स्वरूप में मानते हैं, मैया कहते हैं उसको, और नक्षत्रों को, ग्रहों को, पहाड़ों को देवत्व का स्थान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति के संरक्षण और मानव के स्वभाव के बीच में एक संतुलन का जो दर्शन है, वह हमें जनजातीय बंधुओं में, वनवासी बंधुओं में देखने को मिलता है। आधुनिकीकरण में, शहरों में, भौतिकता और विलासितावादी नगरों में और अब तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में यह संतुलन छिन्न भिन्न है। यहाँ तक कि इस संतुलन के बारे में कोई बात नहीं करता। प्रकृति के बारे में, प्रकृति को संरक्षण के बारे में सैद्धांतिक तौर पर तो हम घोषणा करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जब व्यवहारिक धरातल पर उसको लागू करने की बात होती है तो हम उसमें बहुत पीछे हैं। लेकिन यदि हम पूरा अपना वैदिक वांग्मय देखें, जिसमें जनजातियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वह प्रकृति के संरक्षण से भरा हुआ है। उनकी मान्यता है कि पृथ्वी, जल, जमीन उनके जीवन का आधार है। जल उनका अन्न है और अन्न ही उनका जीवन है। इन धारणाओं को लेकर के उन्होंने कुछ पर्वों का निर्माण किया, कुछ त्योहारों का निर्माण किया। उल्लासमय जीवन जीने के लिए उन्होंने प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन के बीच में त्योहारों को जन्म दिया, और वे त्योहार आज हम मनाते हैं, उनकी आधुनिक दृष्टि से व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। विशेष तौर पर यदि मैं कहूँ तो मकर संक्रांति है, बसंत पंचमी है, महाशिवरात्रि है, होली है, गुड़ी पड़वा है, ओणम है, दीपावली है, शरद पूर्णिमा है, अन्नकूट है, प्रबोधनी एकादशी है, हरियाली तीज जो अभी निकली है वो है, गंग दशहरा है। ये सब हमारे अनादिकाल से, शताब्दियों से चले आ रहे त्योहार हैं, जिसमें व्यक्ति अपनी जो मोनोलॉग है, उसका जो आइसोलेशन है जीवन में, उसको वो छोड़ करके इनके साथ में सरोकार होता है और इन सरोकारों में अपना जीवन व्यतीत करता है। इस दृष्टि से प्रकृति, परंपरा और त्योहार, इन पर ही आदिवासी और वनवासियों का जीवन आधारित है। विश्व की प्राचीनतम संस्कृति जो कर्म प्रधान थी, संस्कृति और परंपरा परिमार्जित होकर जिसने संस्कारों का सृजन किया, हमारे अनुभव
हमारे अनुभवों का अनुकरण और हमारी नई जीवन शैली का, जीवन पद्धति का जिसने निर्माण किया, उसमें हम आदिवासियों की, वनवासियों की भूमिका की उपेक्षा नहीं कर सकते। आज हम भले ही परिमार्जित हो गए हों, लेकिन हमारी वेशभूषा, हमारी परंपरा, पूजा विधान की पद्धति, सामाजिकता, रीति रिवाज, प्रकृति की सीमाओं और सभ्यताओं का विकास, आत्मिक, आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन और संस्कृति और शांति का जो उदय हुआ है, वह हमें वनवासी परंपराओं से देखने को मिलता है। मतलब हमारे वर्तमान की जड़ें अतीत में उनमें जाती हैं, सर्वांगीणता में जाती हैं, परंपरा केंद्रित है। भारत भी, भारत का इतिहास बोध और भारत की दृष्टि परंपरा केंद्रित है, पौराणिक केंद्रित है, किंवदंतियां केंद्रित है। वे किंवदंतियां आज परंपराएं बनी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन किंवदंतियों में कोई कुछ नहीं है, लेकिन ये किंवदंतियां, ये कहानियां, ये उनके अनुभव आज उनके लिए जीवन का बहुत बड़ा सार है। हमारे सामने प्रश्न उत्पन्न होता है कि हमारा आदिवासियों को देखने के लिए नजरिया कैसा है। हम आदिवासियों को किस रूप में देखते हैं और आदिवासी हमको किस रूप में देखते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है, डिलेमा है। हम आदिवासियों को, आदिवासियों की संतति को, आदिवासियों की परंपरा और प्रकृति प्रेम को उनसे छीनते चले जा रहे हैं, उनके ऊपर अतिक्रमण करते चले जा रहे हैं, उनके क्षेत्रों में विस्तार करते चले जा रहे हैं और आधुनिकीकरण के कारण हम उनको श्रिंक करते, छोटा बनाते चले जा रहे हैं और वे सिमट कर एक छोटे से दायरे में सिकुड़ गए हैं। इस दृष्टि से इस बदलते परिवेश में हमें आदिवासियों के संबंध में पुनः विचार करना चाहिए, जिसकी प्रक्रिया एक हमारे छोटे से समूह ने आरंभ की है। आदिवासियों के ऊपर जो लिखा गया है, जो लेखन कार्य किया गया है, वह लेखन कार्य भी समुचित नहीं हुआ है। अपनी अपनी दृष्टि से, अपने अपने हितों से आदिवासियों की समस्याओं को उजागर किया गया है, उनके इतिहास को विकृत करके लिखा गया है, उनके जीवन की वास्तविकताओं को हमने तिरोहित किया है। इसलिए यह जरूरी है कि उनके संबंध में विचार करने के पहले नए तरीके से हमें अपने मस्तिष्क में यह एक खाका स्पष्ट कर लेना चाहिए कि हम आदिवासियों के संबंध में क्या सोचते हैं। फिर मैं चर्चा करूंगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये जो आदिवासी दिवस है, मूल निवासी दिवस है, इसकी घोषणा क्यों की और इसके पीछे किस प्रकार का विमर्श उन्होंने पूरे संसार के सामने रखा है। मैंने लगभग 8-10 बिंदु इसमें निकाले हैं जो हमारे आगे शोध के भी कार्य आएंगे और हमें भी उन पर चिंतन करना चाहिए। सबसे पहला बात है कि आदिवासियों के संबंध में जो भारतीय मिथक हैं और विश्व ने जो भारतीय आदिवासियों के संबंध में जो मिथक गढ़े हैं, उनको पुनर्व्याख्या करने की आवश्यकता है। प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र, पट्टे लिखवाना, अन्य लिपिबद्ध जिनमें आदिवासियों का वर्णन है, उसे संग्रहित करना और उसकी व्याख्या करना उन्हीं शब्दों में, यह निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो हस्तलिखित ग्रंथ हैं, पीढ़ियों से, शताब्दियों से जो चले आ रहे हैं, श्रुति परंपरा से उनकी जो वंशावलियां हैं, वह आज विलुप्त होती चली जा रही हैं। आदिवासियों में भी आदिवासियों की उत्पत्ति, उनके प्रकार, उनके विस्तार के बारे में हमारे सामने अनेक मिथक स्पष्ट हुए हैं
जिन पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी। भारतीय शास्त्रों, ग्रंथों, महाकाव्यों में जहाँ जहाँ आदिवासियों के चरित्र और आदिवासियों के जीवन के बारे में उल्लेख आया है, उन संदर्भों को और उन उल्लेखों को हमें पुनः लिपिबद्ध करना होगा, खोजना होगा, देखना होगा। इसी प्रकार से जो आदिवासी क्षेत्र में जो मंदिर हैं, किले हैं, तालाब हैं, बावड़ी हैं, छोटी छोटी इमारतें हैं, उनके जनजीवन से जुड़े हुए जो पहलू हैं, जिनका आदिवासियों से ताल्लुक़ है, जिनका आदिवासियों से संदर्भ है, हमें उसको भी कोडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक जो कोडिफिकेशन हुआ है, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है, वह कोडिफिकेशन बहुत सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिविटी के साथ में नहीं है। क्योंकि 800 हजारों वर्षों तक हमारे मानस पर जो आधिपत्य रहा वो हमारे स्वयं का नहीं रहा, कहीं मुगल का रहा, कहीं उपनिवेश काल का रहा, और कहीं वर्तमान संदर्भों में हम यदि देखें स्वतंत्रता के बाद जो लेखन हुआ है, इस दृष्टि से उस पर वामपंथियों का जो एक प्रभाव और प्रहार रहा है, उसने इन स्थितियों को नए तरीके से सोचने के लिए हमें मजबूर किया है। आदिवासियों की जो कथाएं हैं, आदिवासियों के स्वतंत्रता संघर्ष में जो योगदान है, आदिवासियों की जो लड़ाइयाँ हैं, आदिवासियों के जो अंतर संबंध हैं, अंतर विवाह संबंध हैं, आदिवासियों के जो गीत हैं, आदिवासियों की जो कथाएं हैं, उनकी किंवदंतियाँ हैं, आदिवासियों के परस्पर जो मुहावरे हैं, उन मुहावरों में भी उनके जीवन यात्रा का गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। इस प्रकार से हम यदि देखें तो आदिवासी समाज में जो प्रचलित लोकगीत और लोक कथाएं हैं, उन लोक कथाओं में उनका पूरा दर्शन, पूरा जीवन वृत्त और उनका पूरा मनोविज्ञान परिलक्षित होता है, जिसे हम अभी तक सही तरीके से परिभाषित नहीं कर पाए हैं। हम जो विचार करते हैं वह अपनी दृष्टि से करते हैं, लेकिन आदिवासी क्या सोचता है, आदिवासी की दृष्टि से उसके मनोविज्ञान ने क्या सोचा है और उसको गीतों में किस प्रकार से रखा है, ढाला है, हमें इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। आदिवासियों के उत्सव क्यों शुरू हुए, मेले क्यों लगते हैं, वो किस प्रकार के खेल खेलते हैं, वो किस प्रकार की प्रतियोगिताएं करते हैं, किस प्रकार के शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, किस प्रकार की पहेलियों से अपने इतिहास बोध को अभिव्यक्त करते हैं, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है नए तरीके से। एक और बात यह है कि हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। वह जन्म, विवाह, मृत्यु, श्राद्ध, पितरों की देवता, लोक देवताओं की कल्पना, टोटम, इन सभी परंपराओं में वो पारंगत हैं। आज भी हम उन वनस्पतियों के बारे में स्वयं नहीं जानते, उनका कोई कोडिफिकेशन हमें मॉडर्न बायोसाइंस में देखने को नहीं मिलता। हम उन आदिवासियों के पास में बैठ करके उस जीवन परंपरा को, उस जीवंत परंपरा को जो हजारों वर्षों से उनके पास में छुपी हुई चली आ रही है, उसको उजागर कर सकते हैं और पूरी मानव जाति को उसका लाभ पहुंचा सकते हैं। हमें यह भी देखना होगा, क्या उसमें अंधविश्वास और कुरीतियाँ छुपी हुई हैं? क्या वे अंधविश्वासी हैं? अंधविश्वास 1, 2, 4, 10, 100 वर्षों तक रह सकता है, लेकिन यदि कोई अंधविश्वास, जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं, वो अंधविश्वास नहीं कहते, आदिवासी उसे अंधविश्वास नहीं मानते, वो उसे अपने जीवन की प्रेरणा और जीवन की आत्मा मानते हैं। उस अंधविश्वास और कुरीति के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है, वो उसे कुरीति मानते हैं नहीं मानते हैं, और हमने यदि कुरीति परिभाषित कर दिया तो हम उसी कुरीति पर अपना शोध अभियंत्रण करते रहते हैं। इस दृष्टि से हमें विचार करना होगा। उनकी अपनी एक शासन पद्धति है, उनका अपना एक राजा है, उनकी अपनी एक पंचायती परंपरा है, उनकी अपनी एक सामाजिक वृत्ति है, उनका अपना एक सामाजिक सोच है। उस सोच को भी हमें गहराई से सोचना और विचार करना होगा। निश्चित तौर पर हमारे सामने आज यह जो विचार सामने आया है, आज यह जो विषय हमारे सामने आया है, उस विषय पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। 1982 में
एक वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजीनियस पीपल की जब बैठक हुई तो उसमें 9 अगस्त को मूल आदिवासी दिवस माना गया। 90 देशों में लगभग 47.6 करोड़ मूल निवासी रहते हैं। 1492 में जब कोलंबस भारत आया था तो आने के बाद उसने कहा कि ये इंडिया है, उसने इसका नाम इंडियन रख दिया। लेकिन बाद में यह पता लगा कि यहाँ के जो रहवासी हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, वो ओरिजिनल हैं, मूल हैं, ये बाहर से नहीं आए हैं। तो एक रणनीति के तहत उनका वंश विच्छेद किया गया, उन्हें उनके वंशों से अलग किया गया। और इस प्रकार हम यदि देखें तो अमेरिकन इंडियंस की जो संख्या है उसके संबंध में जो हेनरी डॉविन्स ने जो अपने विचार रखे हैं उसके अनुसार 1,80,00,000 आबादी उस समय थी। अमेरिका में भी आप यदि देखें तो अमेरिका के जो मूल निवासी लोग थे जो वहाँ रहते थे, उनको अंग्रेज, स्पेन, फ्रेंच और यूरोपियंस ने उन मूल अमेरिकी निवासियों पर जो अत्याचार किए और उनका जो वंश विच्छेद किया, इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। अब 2010 में अमेरिकी गणना के अनुसार जो कभी 1,80,00,000 हुआ करती थी मूल निवासियों की संख्या, अब केवल 55 लाख रह गई है। यानी अमेरिका का जो जनसंख्या है उसमें 1.67 मात्र वहाँ के मूल निवासी रह गए और बाकी सब बाहर के लोगों ने उनको आच्छादित कर लिया है। इस प्रकार से यदि देखा जाए, इसी दृष्टि से हम यदि देखें तो ऑस्ट्रेलिया में जब 1787 में यूरोप से और ख़ास करके ऑस्ट्रेलिया में जहाज़ों से भर कर के जो लोगों को लाया गया और 737 कैदियों को ऑस्ट्रेलिया में जब भेजा गया तो उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाते एक नए उपनिवेश की शुरुआत करी और वहाँ के जो मूल निवासी थे वो सब अलग हो गए। इस दृष्टि से यदि विचार करें तो हमें यह देखने को मिलता है कि आदिवासी जो उस देश के रहने वाले ओरिजिनल हैं, उनके ऊपर समय परिस्थिति के कारण बाहर के लोगों का जो आधिपत्य और प्रभाव है वह काफ़ी अधिक होता चला जा रहा है। भारतीय संदर्भ में यदि हम विचार करें तो भारत के अंदर तो मूल निवासी की अवधारणा का कोई औचित्य नहीं बनता है। औचित्य इसलिए नहीं बनता है कि भारत में कोई व्यक्ति कहीं बाहर से आकर के बसा नहीं है। इतने बड़े देश में, इतने बड़े भूखंड में यहाँ के जो मूल निवासी थे वही रहते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसा मिथक चला कि आर्य लोग बाहर से आए, काफिला बनता गया और हिंदुस्तान बनता गया। भारत को इस दृष्टि को नहीं मानता, परंतु यह प्रचलन आरंभ हो गया, यह दृष्टि विकसित हो गई कि भारतीयों को मूल निवासी और बाहर से आए हुए निवासियों के बीच में अंतर किया जाए। और हम सब ऐसा मानते हैं, यह एक मिथक क्रिएट किया गया है कि किसी भी तरीके से यह स्थापित किया जाए कि भारत के अंदर कुछ लोग बाहर से आए हैं, कुछ लोग यहाँ के रहने वाले हैं। और ख़ास करके वामपंथियों में मुझे कहने में इसमें कोई संदेह नहीं है कि समाज में एक वर्ग संघर्ष खड़ा करने की दृष्टि से मूल निवासी, आदिवासी और शहरीवासी, बाहर से आई हुई रेस और यहाँ की स्थानीय रेस के बीच में एक संघर्ष पैदा करने के लिए इस विषय को सामने रखा गया है। यह विमर्श बहुत लंबे समय से चल रहा है। अब तो यह थ्योरी, यह सिद्धांत भी पृथक मिथक दूर हो गया है कि जो आर्य थे वो बाहर से आए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में आदि देशों के जो मूल निवासी थे उनको भगा करके वहाँ पर मारपीट करके वहाँ पर विदेशियों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया।
आप कहेंगे कि ये कैसी बातें करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में आज जो हमें जनसंख्या देखने को मिल रही है, वहाँ उसकी मौलिक या मूल जो जनसंख्या है वह नहीं है। इस दृष्टि से हम यदि देखें तो 12 जनवरी 2011 को द हिंदू में एक अंग्रेजी समाचार प्रकाशित हुआ था, इंडिया लीगेसी ए कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। यह जो लेख था, इस लेख ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि भारत के अंदर जो मूल निवासी आदिवासी हैं वो केवल 8% हैं, बाकी सब लोग बाहर से आए हुए हैं। ऐसे लेख, और यहाँ जनसंख्या कम थी, बाहर के लोगों ने आकर के भारत का सृजन और निर्माण किया। यह जो मिथक है, इस प्रकार के जो लेख हैं वह यह भी स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि जो आर्य हैं, हम जो आर्य रेस के लोग हैं, ये हम बाहर से आए हैं। आउट ऑफ इंडिया थ्योरी बढ़ रही है। आउट ऑफ इंडिया थ्योरी का मतलब इंडिया में रहने वाले लोग सब बाहर से आए हुए हैं, यहाँ के मूल लोग नहीं हैं। यदि मान के चलते हैं तो वेद, उपनिषद, पुराण हजारों वर्षों से जिनमें आदिवासियों की भूमिका है, आदिवासियों का उल्लेख है, आदिवासियों ने जिस सृजन की परिकल्पना की, उसको हम किस प्रकार से दृष्टिपात कर रहे हैं। आदिवासियों को जानना, समझना और उन पर चिंतन करने का मतलब ये नहीं है कि हम पुनः आदिवासी युग में लौट जाएं। नहीं, ये कदाचित नहीं है। लेकिन आदिवासियों के संबंध में जो मिथक और जो गलतियां जो पुराने इतिहासकारों ने की हैं, उन इतिहासकारों को हमें निश्चित तौर पर रिव्यू करने की आवश्यकता है। और इस दृष्टि से हम यदि देखें तो आज का यह दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो घोषित किया गया दिवस है, उसमें यह ध्वनित होता है कि आज चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो या यूरोप के अन्य राष्ट्र हों, वे अपने जड़ों की खोज कर रहे हैं। वे अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी ओरिजिनल मान्यताओं को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं से उनको वो लिंक जो उनकी है वो मिसिंग नज़र आ रही है। कम से कम भारत में ये स्थिति नहीं है। इस दृष्टि से हमें ज़रूरी है कि हम उन वनांचल क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में उनको यह विश्वास दिलाएं कि हम उनके अंग हैं, वो हमारे अंग हैं, हम समदर्शी हैं, हमारे और उनके सरोकार एक से हैं, हमारे उनके हित एक से हैं, हमारे उनके लक्ष्य एक से हैं, ना वो अलग हैं ना हम अलग हैं। इस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि इस विमर्श को यदि हम आगे बढ़ा सकते हैं, सोच सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम निश्चित तौर पर एक लक्ष्य को और उपलब्धि को प्राप्त करेंगे। आप लोगों ने निश्चित तौर पर, मैं आभारी हूँ त्यागी जी का, विशेष तौर पर जिन्होंने मुझे इस विचार समूह से जोड़ा। मैं यद्यपि इस प्रकार का कोई बहुत गहराई से मेरा चिंतन नहीं है, यदा कदा कहीं कहीं पढ़ने के बाद, सोचने के बाद, और जो स्वतः मैं सोचता रहता हूँ, उस दृष्टि से मैंने अपने कुछ विचार रखे हैं। हो सकता है विद्वत्ता की दृष्टि से इसमें कहीं कमी हो, खामी हो, विचार अच्छी तरह से पुष्ट न हों, तो हम उन्हें मजबूत करने का प्रयास करें, सब मिल कर के प्रयास करें। खामियां सब में होती हैं, लेकिन अच्छाइयों को ग्रहण कर लें। और इसमें यदि कोई गलत बात है जिसे आप स्वयं मुझे वापस कर दें, टेलीफोन पर मुझे अवगत करा दें, व्हाट्सएप, फेसबुक से मुझे अवगत करा दें, मेल से अवगत करा दें, हम उस पर पुनर्विचार करेंगे, समीक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के माननीय वाइस चांसलर सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने बहुत ही सार गर्भित और बहुत ही व्यापक रूप से मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला और इस विषय की जो प्रस्तावना को आपने रखी